हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। दोस्तों 72वीं बीपीएससी के फॉर्म आ गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आयोग ने बच्चों के लिए और संकट उत्पन्न कर दिया है, वो भी बात की जाएगी। और थोड़ी-सी जो फॉर्म की भरने की प्रक्रिया है, वो भी चेंज हुई है। और जो प्री का पेपर आप लोग देते थे, उसमें थोड़ा-सा चेंज हुआ है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। जिससे एक छोटा-सा ही चेंज जो इस एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। आयोग जो है बहुत ही दुष्ट है। मतलब वो चाहता है कि बच्चों को जितना मैं परेशान कर सकूँ, उतना मैं परेशान करूँ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करें तो ये 72वीं बीपीएससी परीक्षा जो एक एकीकृत संयुक्त परीक्षा है, इसमें बहुत सारी पोस्टें आप लोग जानते हैं, 24-25 पोस्टों से ज़्यादा पोस्टें होती हैं। वो एक साथ यहाँ पर एग्ज़ाम है, कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। और देखिए अगर हम पोस्टों की बात करें तो 1186 करीब में पोस्टें हैं। पोस्टें तो ठीक-ठाक हैं थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन पीसीएस के दृष्टि से देखें तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो 1186 पोस्टें हैं। फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो गए हैं 7 मई से। देखिए 7 मई से यहाँ पर फॉर्म आवेदन आप लोग भर सकते हैं। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया में थोड़ा-सा बदलाव है यहाँ पर। जैसे आप लोग पहले ओटीआर करते थे, फिर फॉर्म भरते थे। लेकिन जिन लोगों का ओटीआर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास अभी ओटीआर नहीं किया हुआ है और आपको इस बार लॉगिन करने के लिए डिजी लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन लोगों का अकाउंट अगर डिजी लॉकर पर नहीं है, वो लोग जाकर के सबसे पहले तो अपना डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाइए, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएँगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास में डिजी लॉकर होना चाहिए। वहाँ पर अपना आधार कार्ड, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हों, वो वेरीफ़ाई कर लीजिएगा तो वहाँ से ही डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आधार कार्ड उसमें अपनी मार्कशीट डाल लीजिएगा। आपके पास और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि निवास, जाति, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा डिजिलॉकर पर। फिर उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिए, ठीक है? और जो ये परीक्षा होगी बीपीएससी की बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कब होगी, तो जुलाई लास्ट वीक में होने की संभावना है। तो ये संभावित है, अभी फिक्स डेट नहीं है, वो आपको पता चल जाएगी। और 31 मई ये डाट डेट ध्यान रखना है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए 7 मई से फॉर्म पड़ने स्टार्ट हो रहे हैं और 31 मई को खत्म हो जाएँगे, यानी 31 मई जो है वो लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें, ओके? और ध्यान रखें डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट बना लें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर पद हैं, जो यहाँ पर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी है, जो डीएसपी है। डीएसपी के लिए कुछ पैरामीटर भी होते हैं, आप लोग जानते हैं कि हाइट, चेस्ट वहाँ पर और आई-वाई जो है, उसका देखा जाता है कि कितनी आपकी दृष्टि है, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ओके? तो आप देख सकते हैं इसके अलावा सहकारिता प्रसार जो पदाधिकारी होता है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी होता है, इस तरह की बहुत सारी पोस्टें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इनमें कुछ यहाँ पर दे भी रखी हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, वो आप खुद से भी देख सकते हैं और इतना आप लोग नोटिफ़िकेशन सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। पे लेवल यहाँ पर जो आपको पे किया जाएगा मतलब वेतन मिलेगा, तो लेवल 9 का यहाँ पर वेतन है मिलेगा और फिर उस तरह से जिस तरह की पोस्ट होगी, तो लेवल है वो कम हो जाएगा, ओके? देखिए अगर हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि देखिए कुछ पोस्टों के लिए तो समान ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हों, बस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पर्याप्त है, ओके? लेकिन कुछ ऐसे पद भी हैं जिनमें विशेष आपको विशेष चीज़ों से आपने स्नातक किया हो। जैसे देखिए अगर हम बात करें स्नातक के साथ मुख्य परीक्षा हेतु जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम विज्ञान में चयन के लिए यहाँ पर जैसे कुछ विशेष पद हैं, उनके लिए इसी तरह से कुछ वित्तीय पद हैं, तो उनमें जैसे वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी का विशेषज्ञ होना चाहिए। मतलब विशेषज्ञ नहीं, स्नातक में एक विषय उसके पास में होना चाहिए व्यक्ति के पास में। ओके? तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर पुरुषों की बात करें, अगर आयु सीमा की बात करें, तो आयु सीमा जो है सबसे पहले तो पुरुषों की जो आयु सीमा है, वो 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। आखिर ये 3 यहाँ पर ऐज क्यों दे रखी हैं दोस्तों? 3 ऐज इसलिए दे रखी हैं, क्योंकि अलग-अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग-अलग न्यूनतम ऐज है, ओके? किसी के लिए 20 वर्ष है, किसी के लिए 21 वर्ष है, किसी के लिए 22 वर्ष है। अब डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? इसके अलावा 37 वर्ष जो है वो मैक्सिमम है अनारक्षित के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। आखिर अच्छा ये 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष कब से काउंट किया जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/8/2026 यानी कि 1/8/2026 से
यहाँ पर आपकी आयु है वो 20 वर्ष या 21 वर्ष या 22 वर्ष हो जानी चाहिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाएँ तो बना देंगे। ओके। इसके अलावा देखिए बीसी या फिर ईबीसी जैसे कुछ लोग जो बाहर के मेंबर होंगे, बाहर के स्टूडेंट होंगे, तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये क्या नई चीज़ आ गई? ये बीसी या ईबीसी क्या है? तो देखिए बिहार में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना उसको मतलब सब कैटेगराइज़ किया गया है एक तरह से। बीसी का मतलब है बैकवर्ड क्लास, ईबीसी का मतलब है एक्सट्रीमली वीकर क्लास है, ओके? तो ये ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पर अनारक्षित यहाँ पर महिलाएँ जो हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अनारक्षित महिलाएँ जो हैं या फिर जो बीसी ग्रुप के पुरुष आते हैं या फिर महिलाएँ आती हैं या फिर ईबीसी की जो महिलाएँ हैं या फिर पुरुष हैं, उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम आयु जो है वो 40 वर्ष है। मिनिमम वही सेम 20, 21, 22 लेकिन 40 वर्ष है और इसी तरह से एससी या एसटी के जो पुरुष और महिलाएँ हैं, उनके लिए 42 वर्ष मैक्सिमम आयु है, यानी कि अगर आप 42 वर्ष के मैक्सिमम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर छूट भी है, किसी को 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष की इस तरह से छूट है, जैसे कि कुछ पीडब्ल्यू कैटेगरी के मेंबर होते होंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले होते हैं, दिव्यांगता वाले। इसके अलावा कुछ लोग सर्विस देते हैं, तो उनके लिए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष अलग-अलग कैटेगरी में छूट दी जाती है। तो अगर उस छूट पर आप चाहते हैं तो वीडियो वो बना देंगे क्योंकि ऐसे मैं बताऊँगा तो ऐसे तो बहुत सारा होता है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक मैक्सिमम छूट का प्रावधान है अलग-अलग कैटेगरी में, ठीक है? देखिए, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें, देखो भैया यहाँ पर थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखिएगा। सभी लोग जानते हैं कि 3 चरणीय परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, फिर मुख्य परीक्षा, जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं और इसके अलावा फिर क्या होता है, एक एक तरह से इंटरव्यू होता है, व्यक्तिगत परीक्षा जिसे बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं और चिकित्सा जाँच फिर उसके बाद में होती है, ओके? देखिए, सभी पोस्टों के लिए चिकित्सा जाँच नॉर्मल होती है और पोस्टों के लिए लेकिन जैसे डीएसपी पद हो गया, ऐसे कुछ पद हैं, उनके लिए विशेष जाँच होती है, ओके? और में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपका कुछ लोग हैं एकदम परेशान होते हैं कि क्या भैया हम एसडीएम नहीं बन सकते या राजस्व अधिकारी नहीं बन सकते राज्यों के? कि हमारी आँख है, थोड़ा-सा हम चश्मा लगाते हैं, अरे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। लेकिन कुछ के लिए है, देखिए अगर आप लोग बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा है, तो वो एमसीक्यूज़ बेस होती है। आप लोग जानते हैं कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। लेकिन भैया ये तो ठीक है 150 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, लेकिन समस्या यहाँ से ही उत्पन्न होती है। देखिए इस बार क्या कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा सभी मेंबर, देखिए वैसे तो क्या होते हैं, पहले क्या होते थे जो आयोग है, वो पहले 5 ऑप्शन देता था, एक ई ऑप्शन भी देता था, लेकिन बीच में हटाया भी था उसको, फिर से ला दिया। आयोग पता नहीं क्या चाहता है, वो कभी ई ऑप्शन को डाल देता है एग्ज़ाम में, कभी ई ऑप्शन को हटा देता है। इस बार तो ई ऑप्शन को लेकर के खेला कर दिया है बीपीएससी ने, तो खेला क्या कर दिया है वो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इस बार ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इस तरह से 4 ऑप्शन तो होंगे ही होंगे भाई। ई ऑप्शन है वो फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया, ना केवल ये ऐड किया गया है, बल्कि इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब समझें, तो देखिए अगर आपने ए ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो उसको टिक मारिए, बी सही लग रहा है तो उसको टिक मारिए, सी सही लग रहा है तो उसको टिक मारिए, भाई डी सही लग रहा है तो उसको टिक मारिए। अगर इन चारों में आपको कोई भी सही नहीं लग रहा है, तो आपको ई ऑप्शन क्या है, आपको सही मानना है। और ये अनिवार्य है। अगर आपने इसको टिक नहीं किया, तो आपके क्या है, अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करते हैं, मतलब ये 4 ऑप्शन तो आपने चूज़ नहीं किए और आपने ई ऑप्शन को भी चूज़ नहीं किया, यानी कि उसको स्किप कर दिया, यानी कि अनअटेम्प्ट कर दिया उस क्वेश्चन को, तो भी भाई आपके अब 1/3 आपके मार्क्स कट जाएँगे। ये आयोग मतलब इतना दुष्ट है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए बच्चों के ऊपर ये चीज़ें इससे बड़ा प्रभाव प्रभाव पड़ेगा अगर जो लोग पहली बार इस बार परीक्षा दे रहे हैं, वो नहीं समझ पाएँगे। लेकिन जो लोग लंबे समय से पेपर दे रहे हैं, वो सब इस खेला को समझ रहे हैं। आयोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बच्चों के ऊपर एक तरह से बलि का बकरा बच्चों को बनाया जा रहा है। भाई ई ऑप्शन चलो रख रहे हैं, वैसे ही ई ऑप्शन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और आपने कह दिया कि भाई अगर कोई भी नहीं चूज़ कर रहे तो ये तो चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। अब इसमें वो अलग-अलग तर्क देता है। अब जैसे कि वो तो तर्क नहीं देता है लेकिन इसके पीछे आप मंशा समझ सकते हैं। जैसे कि मंशा
कि अगर भाई देखो कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ होगा तो बाद में कोई गोला भर करके कम ज़्यादा मार्क्स कर सकता है। तो भाई ये आपकी गलती है ना, आपके आयोग की गलती है। अरे तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम्हारे अंदर जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो घपलेबाज़ी कर रहे हैं, तुम घपलेबाज़ी को खुद नहीं रोक पा रहे हो, बच्चे के ऊपर थोप रहे हो। नहीं, एक ऑप्शन तुमको चूज़ करना क्या है अनिवार्य है। अरे कई बार ऐसा भी होता है, इसके अलावा और भी, जैसे कि आयोग कहता है कि भैया देखो, कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं होता या फिर एक से ज़्यादा सही हो जाते हैं, गलत क्वेश्चन डाल देता है। तो वो उस स्थिति में क्या है, सेफ खेलेगा, वो ई को सही मान लेगा। अरे भाई इस वजह से बच्चे ऐसे होते हैं कि सेकंड राउंड के लिए जैसे 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। फिर क्या होता है कि कॉपी जमा होते-होते 5-10 मिनट का समय होता है, 5 मिनट का समय होता है, उसमें बच्चा अपना क्वेश्चन लिखता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, 4-5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट मार देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चा अब छोड़ भी नहीं सकता, कहेगा बाद के लिए छोड़ दिया, पता चला 20 क्वेश्चन को मैं गोला ही भरना भूल गया या समय नहीं बचा गोला भरने का, पता चला तब तक कॉपी जमा हो गई। तो 20 क्वेश्चन तो वैसे ही माइनस में हो जाएँगे। हैं, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा खेला है, बच्चों के साथ ये ज्यादती हो रही है, बल्कि बच्चों को इसको लेकर के धरना देना चाहिए, आयोग को उसकी औकात दिखानी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, और इतना बड़ा वैसे ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चन इसमें। यहाँ तक कि इसमें जो सामान्य जो एक तरह से रीज़निंग होता है, सामान्य बोध जिसको हम लोग बोलते हैं, रीज़निंग बोलते हैं, उसके भी क्वेश्चन इसमें होते हैं और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, वैसे ही चुनौती भरा है और तुमने और प्रेशर दे दिया। एक तो जो ये आयोग है, ई ऑप्शन को देता है, ई ऑप्शन के साथ में अभी मैंडेटरी कर दिया कि भाई आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो इनमें से चूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं, स्किप करते हैं क्वेश्चन को, तो भैया तो भी माइनस मार्किंग लगा दिया। मतलब आयोग क्या करना चाहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो व्यक्तिगत परीक्षा जो है दोस्तों वो 120 मार्क्स की होगी और जो अगर हम लोग बात करें मेंस परीक्षा होगी वो 900 मार्क्स की होगी। फिर चिकित्सा जाँच तो है ही, अभी हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इधर सारी चीज़ें दे रखी हैं भई, जो यहाँ पर दिया रखा है आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये देखो 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा, एमसीक्यूज़ बेस होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, विकल्प 5 होंगे भाई, एक को ज़रूर चूज़ करना है, नहीं तो भैया आपके लंका लगने वाली है। इसके अलावा 1/3 माइनस मार्किंग है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्या प्री में पूछा जाएगा। अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस में देखिए आप लोग देख सकते हैं कि पेपर जो है सामान्य हिंदी का दोस्तों, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, 100 नंबर का होगा। मतलब एक एक तरह से एक सिर्फ़ क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसके अलावा जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जो 300-300 मार्क्स के होंगे, इसके अलावा एक एसे यानी कि निबंध का पेपर होगा, 300 मार्क्स। ये 3 को मिला कर के 900 मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों। इसी की मेरिट बनती है, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक तो सामान्य हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें 30% मार्क्स लाना पड़ेगा और इसी तरह से ऐच्छिक एक विषय लेना पड़ेगा, एक ऑप्शनल का विषय लेना पड़ेगा। ये ऑप्शनल एक तरह से लिखित नहीं होता है, ये बहुविकल्पीय प्रकार का जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें भी आपको सिर्फ़ क्वालीफाई करना होता है, ये क्वालीफाइंग नेचर का है। यहाँ इसकी भी मेरिट में जो ये 100 मार्क्स दिख रहे हैं, ये भी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है? मेंस की जो मेरिट होती है, ये सिर्फ़ क्वालीफाई करना होता है, ये भी क्वालीफाई करना होता है। इन तीनों के सिर्फ मार्क्स जुड़ते हैं, तो इस तरह से 900 मार्क्स ये हो गए। इसके अलावा इंटरव्यू होता है दोस्तों। इंटरव्यू आप देखेंगे 120 अंक का इंटरव्यू होता है, तो टोटल जो मेरिट बनती है जाकर के फाइनल मेरिट है, वो 1020 में बनती है जाकर के, यानी कि 900 900 और 120 बराबर 120 तो 120 अंक हैं दोस्तों। इसमें 1020 अंक हैं, 1020 अंक में फाइनल मेरिट है बनती है जाकर के, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आरक्षण की बात करें, बिहार के लोगों के लिए यहाँ पर एक तरह से आरक्षण दिया गया है। राज्य के जो मूल निवासी महिलाएँ हैं, उनके लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो बिहार के मूल निवासी हैं, केवल बिहार के स्थायी निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहर के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, बाहर के जो भी लोग हैं वो जनरल में फाइट करेंगे। इसके अलावा देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई महिला है, वो जैसे कि यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाती है, तो जो सर्टिफिकेट जो होगा, जैसे जो भी सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो राज्य के स्तर का लगेगा, सेंटर के स्तर का नहीं लगेगा। आप किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को लगाते हैं, तो वो राज्य के स्तर का लगता है यहाँ पर, सेंटर के स्तर का यानी कि केंद्र के स्तर का नहीं लगेगा। और क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होगा आपका, वो आपके पिता के नाम पर होना चाहिए। जैसे कि कुछ महिलाएँ जो हैं, लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट अपने पति के नाम पर बनवा के रखा है, तो नहीं, आपको अपने
पिता के नाम पर यानी कि पापा जी के नाम पर, पिताजी के नाम पर ही सर्टिफिकेट बनवाना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो का जो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम या फिर परीक्षाएँ जो हो रही हैं, उसमें अब महिलाओं के लिए यानी कि जो विवाहित महिलाएँ हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, वो पिता के नाम पर ही लगता है, ठीक है? एनसीएल सर्टिफिकेट जो है, वो पिता के नाम पर ही लगता है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी लास्ट टाइम पर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर 10% जो है ईडब्ल्यूएक्स के लिए अतिरिक्त जो सीटें हैं वैसे जैसे रखी जाती हैं सभी एग्जामों में, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। दिव्यांगजनों के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मतलब 40% या फिर उससे ज़्यादा किसी में डिसेबिलिटी है, तो ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है, वो एक जैसे कि 5% होती है, 10% होती है, 20% होती है। जैसे कि अगर कोई आँख के आधार पर, पैर के आधार पर, किस आधार पर अपना सर्टिफिकेट बनवा रहा है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा रहा है, तो वो देखी जाती है डिसेबिलिटी किस लेवल की है। जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%। तो जो 40% है उससे अधिक वाले हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। ये सभी लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको डिजी लॉकर पर विज़िट करना पड़ेगा। डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना लीजिए। प्रत्येक परीक्षा हेतु कितना ₹100 लगेगा। यहाँ पर सामान्य एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग सभी के लिए 100-100 रुपया लिया गया है। ये ध्यान रखना है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि छूट दी गई है। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए, जब भी आप लोग अपना फॉर्म भरें, तो फॉर्म में आईडी प्रूफ के रूप में अपना आधार कार्ड ज़रूर दें। नहीं तो बायोमेट्रिक फीस अलग से लग रही है यहाँ पर और हर एग्ज़ाम में आपको अलग से ₹200 देना होगा। देखिए, आधार संख्या नहीं देने पर अगर आप लोग अगर आप लोग फॉर्म भरते समय अगर आप लोग फॉर्म भरते समय अपना पहचान पत्र के रूप में, आईडी प्रूफ के रूप में, अगर जैसे आप लोग पैन कार्ड दे देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, पासपोर्ट दे देते हैं, तो भाई आपको क्या है, ₹200 अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। ये बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में लिया जाएगा आपसे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, वो अपना आधार कार्ड से ही अपना फॉर्म भरें। नहीं तो आपको अतिरिक्त ₹200 और पे करने पड़ेंगे भाई, ओके? तो ये चीज़ आप लोग भर सकते हैं। देखिए, आयोग है वो कहता है कि मैं पूरा पैसा कमाना चाहता हूँ। अरे बायोमेट्रिक शुल्क जो है, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं हमें अलग से जो ला करके मशीन से तुम्हारा फ़ोटो-वोटो खींचना पड़ेगा, अलग से थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ेगी तो उसके लिए ₹200 लेंगे सिर्फ़ ये पहचानने के लिए कि तुम ही व्यक्ति हो या फिर नहीं। देखिए ₹50 ₹60 ले लेता तो भी ठीक है, ₹200 ले रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर वेबकैम फ़ोटो है जो है, वो क्या है अच्छी लाइटनिंग में होनी चाहिए। लाइव फ़ोटो अब दोस्तों लगता है, तो लाइव फ़ोटो है वो बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, व्हाइट या फिर लाइट ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि व्हाइट कलर हो बैकग्राउंड में, लाइट कलर हो, क्लियर हो, पीछे ऐसे तस्वीर-वस्वीर या फिर कोई कपड़ा-उपड़ा टंगा हुआ ना हो। तो आप लोग वेबकैम में जब लाइव फ़ोटो खींचेंगे तो अच्छे से खींच सकते हैं और कोई समस्या वाली बात नहीं है, ओके। इसके अलावा फॉर्म आप लोग bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के भर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और जो भी एग्ज़ाम आया करेगा उसका आप लोगों को अपडेट मिल जाया करेगा दोस्तों। एक और हमारा चैनल बन गया है, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। वो चैनल स्पेशली आपको परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो जो लोग उस चैनल को जॉइन करना चाहते हैं दोस्तों जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।